हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं फिनोमिनल्स जो है वो कंटूर क्या होता है। दिस लाइन जॉइनिंग इक्वल एलिविएशन, जो इक्वल एलिविएशन को जॉइन करता है। इक्वल एलिविएशन मतलब इक्वल क्या बोलना चाहिए उसको, चढ़ाव, ऊंचाई, ऐसा है ना, उसको जॉइन करने वाले जो हैं वो इक्वल एलिविएशन कहलाएंगे। इक्वल एलिविएशंस जो होते हैं वो कंटूर कहलाएंगे। आइसोप्लेट्स क्या होते हैं? लाइन जॉइनिंग यूनिफॉर्म वैल्यूज़ ऑफ एनी फिनोमिना, किसी भी फिनोमिना की यूनिफॉर्म वैल्यू को जॉइन करने वाले पॉइंट्स जो रहेंगे, जॉइन करने वाली लाइंस जो रहेगी वो आइसोप्लेट्स कहलाएगी। ठीक है, किसी भी फिनोमिना को आइसोप्लेट। फिर उसके बाद आइसोबार, ये इक्वल प्रेशर हो जाएंगी। एटमॉस्फेरिक, आइसोबार एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब आइसोहाइट्स, आइसोहाइट्स लाइन जॉइनिंग ऑफ इक्वल, लाइन ऑफ कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल। आइसोहाइट्स इक्वल रेनफॉल के लिए है ना, अमाउंट ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल, इक्वल रेनफॉल जो लाइंस कनेक्ट कर रही है वो आइसोहाइट्स कहलाएंगी। आइसोबाथ्स, इक्वल वाटर टेबल एलिविएशन, इक्वल वाटर टेबल इनिशियन। इस कंटेंट से शायद एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। अब अपने को पता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो अपने को ये अच्छे से याद कर लेना चाहिए। आई थिंक सो। आइसो हेल्स, ये सनशाइन हॉर्स आवर्स के लिए होता है। ठीक है, अब सनशाइन और हेल्स, ये सनशाइन के लिए अगर अपन कुछ भी देखते हैं ना, तो सनशाइन के लिए साइंटिफिक टर्म अपन हेल्स यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पे सनशाइन आवर्स से अपने को आइसो हेल्स याद रहेगा। अब रही बात, आइसो हेल्स हो गया। हाँ, अब अपन देखते हैं कि आइसो हेल्स, आइसोफेन क्या है? आइसोफेन लाइन कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ सिमिलर सीजनल फिनोमिना। देखो, आइसोप्लेट्स अपन ने याद किया था क्या? सिमिलर फिनोमिना, सिमिलर फिनोमिना के यदि इक्वल पॉइंट्स अपने को मिल रहे थे तो वो वाले उनको जो लाइन जॉइन कर रही थी वो आइसोप्लेट्स कहला रहे थे। अब सीजनल फिनोमिना, लाइन कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ सिमिलर सीजनल फिनोमिना। हाँ, तो ये ऐसा कि अगर सिमिलर सीजनल फिनोमिना को अगर कोई लाइन कनेक्ट कर रही है तो वो हो जाएगी आइसोफेन्स। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है ना। आइसोथर्म, इक्वल टेम्परेचर हो जाएगा ये। इक्वल टेम्परेचर, थर्म जो रहता है अपन टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं। आइसोटोप, न्यूट्रॉन, ये भी अपन ने केमिस्ट्री में बहुत पढ़ा हुआ है। फिर आइसोप्लूवियल, लाइन जॉइनिंग इक्वल डेप्थ ऑफ रेनफॉल। यहाँ पे अपने को याद करने की है, इक्वल डेप्थ ऑफ रेनफॉल को जॉइन करने वाली लाइंस क्या कहलाएगी? आइसोप्लूवियल, प्लूवियल है ना। फिर उसके बाद आइसोटेक, टेक विंड वेलोसिटी के लिए अपन आइसोटेक यूज़ करेंगे। आइसोटेक इसके लिए विंड वेलोसिटी के लिए, अगर इक्वल विंड वेलोसिटी अपने को मिल रही है, उनको कनेक्ट करने वाली पॉइंट लाइंस जो हैं वो अपनी आइसोटेक कहलाएगी। आइसोस्टीयर, आइसोस्टीयर इक्वल मॉइस्चर कंटेंट, पॉइंट ऑफ कांस्टेंट मॉइस्चर कंटेंट, इसके लिए अपन आइसोस्टीयर यूज़ करते हैं, वो आइसोस्टीयर कहलाता है। सिमिलर डिजीज़ सीवियरिटी है अगर, उसके लिए अपन आइसोडेमिक, ये डेमिक से अपने को डिजीज़ याद रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आइसोक्लाइन, ये लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स फॉर ऑल आउटपुट। जब अपन ये लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं तब अपने को आइसोक्लाइन लाइंस मिलती हैं। ठीक है, ये तो इकोनॉमिक्स में सभी पढ़ते हैं और ये याद भी रहता है कि आइसोक्लाइंस जो है वो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट फॉर ऑल आउटपुट, ये इसके लिए होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। समझ में आया होगा, याद नहीं हुआ होगा, मैं भी समझ रही हूँ, लेकिन एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। चलो ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं इंस्ट्रूमेंट और उसके यूज़ क्या होते हैं ना। ठीक है, हाँ, तो ये बुक में मुझे एक और दिख रहा है, आइसोहेलाइंस है ना। आइसोहेलाइंस जो है वो इक्वल सैलिनिटी इन द ओशियन, ओशियन में जहाँ जहाँ भी इक्वल सैलिनिटी होती है वहाँ वहाँ की लाइन, वो लाइंस जो जॉइन करने वाली होती है उसे अपन आइसोहेलाइंस में कहते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अब अपन इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी एल्टीट्यूड आ रहा था, मैं बहुत बार हाइट कर रही थी। ठीक है, तो एल्टीमीटर जो है वो हाइट के लिए होता है, मतलब हाइट को मेज़र करने के लिए अपन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? एल्टीमीटर। एनेरॉइड बैरोमीटर, बैरोमीटर अपन प्रेशर यूज़ करने के लिए थे। अब एनेरॉइड बैरोमीटर यूज़ कर रहे हैं
प्रेशर के लिए, यहाँ पे भी ठीक है। फिर एनीमोमीटर, जब हम जाते हैं तो अपने को कहाँ जाते हैं, एग्रोमीट्रोलॉजी वाली जो लैब होती है ना, जहाँ पे सारे अपने वो लगे होते हैं, एग्रोमीट्रोलॉजी में वो जो इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, जब वहाँ जाते हैं तो विंड स्पीड, तो विंड स्पीड के लिए अपने को दो चीज़, विंड के लिए अपन दो इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं, एक तो विंड वेन पढ़ते हैं जिससे विंड की डायरेक्शन पता चलती है, और एनीमोमीटर पर देखते हैं जो जिससे कि विंड स्पीड। अब देखो विंड स्पीड कैसे पता चलती है, विंड स्पीड के लिए ऐसा लगा रहता है और यहाँ पे ऐसे कप्स बने हुए होते हैं, ठीक है। अभी अगर आप सर्च करोगे एनीमोमीटर तो आपको दिख जाएगा और उससे आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ ये इससे विंड स्पीड ही पता की जा सकती है। ये हो गया। और एनीमोमीटर, विंड स्पीड। अब बात कर रही थी मैं विंड वेन की। विंड वेन जो रहता है उसमें ऐसा डायरेक्शन बनी हुई होती है, मतलब जैसे ऐसा गड़ा हुआ है ज़मीन में और यहाँ पे ऐसा ये ऐसा रोटेट करते रहता है, जैसा भी रोटेट करता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज विंड की डायरेक्शन के हिसाब से। तो ये यहाँ पे ऐसी उसमें, रुको मैं फिर से बताती हूँ, ऐसी डायरेक्शन बनी होती है, ऐसा और ऐसा करके कुछ, ठीक है। तो विंड स्पीड भी क्लियर हो गया और विंड वेन भी क्लियर हो गया। ओके, अब अपन बात करते हैं ब्यूफोर्ड स्केल की, विंड फोर्स सी में। ओके, अब यहाँ पे भी एक और नया चीज़ है कि अपन ने तो दो ही विंड के बारे में दो ही इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं विंड के। अब अगर अपने को सी में विंड फोर्स कितना है ये पता करना है तो अपन उसके लिए ब्यूफोर्ड स्केल यूज़ करेंगे, ठीक है। ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए अभी तक मैंने इस बुक में देखा था कि अपन क्रिस्कोग्राफ यूज़ करते हैं, लेकिन मैं शायद इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे ऑक्सोनोग्राफ या ऑक्सोनोमीटर, ये मेरे को एक बार क्लियर करना पड़ेगा, वो भी पता चला। तो मतलब ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए अपन दोनों इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं, या तो हो सकता है कि क्रिस्कोग्राफ को ही ऑक्सोनोमीटर बोलते हैं। चलो ये एक बार देख लेना पड़ेगा। फिर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कौन करता है, डायनामोमीटर। जो भी वो वीडियोस देखते होंगे कि हाँ बांध, मतलब इससे बांध के पानी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, उसमें वहाँ पे जो लगता है वो डायनामोमीटर ही लगता है, ठीक है, वो बना सकते हैं। अब ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन जो है वो कैसे पता चलती है, कैम्बल स्ट्रोक से पता चलती है। कैम्बल स्ट्रोक एक वो ऐसा कुछ नहीं होता है वो, मतलब ऐसा कि उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है या फिर वो कुछ नहीं करता है, बस सनशाइन उस पर पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग वो रीडिंग देता है, ठीक है। ये कैम्बल स्ट्रोक हो गया। मूवमेंट ऑफ हार्ट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है ना, ये तो सबको पता है। विंड वेन हो गया, विंड डायरेक्शन के लिए। टेंसियोमीटर, टेंसियोमीटर टेंशन आ रहा है ना। अब टेंसियोमीटर किसका टेंशन ले रहा है, ये सॉइल मॉइस्चर का टेंशन ले रहा है, सही है। अब गैल्वेनोमीटर फिजिक्स में पढ़ा है सबने, इलेक्ट्रिक करंट से, करंट को अपन कैसे गैल्वेनोमीटर से मेज़र करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का में मेज़र करते हैं एम्पियर में, इसकी यूनिट होती है ना। फिर यहाँ पे अपना हाइड्रोमीटर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ओके, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड कौन मेज़र करता है, हाइड्रोमीटर। और हाइग्रोमीटर, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं लोग बाग। हाइड्रोमीटर, ये हाइड्रो और डेंसिटी यहाँ से हो जाएगा है ना, हाइड्रोमीटर जो है वो रिलेटिव डेंसिटी मेज़र कर रहा है और हाइग्रोमीटर या साइक्रोमीटर जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेज़र करता है। हाइग्रोमीटर, साइक्रोमीटर, ओके। अब लैक्टोमीटर, ये डेंसिटी ऑफ मिल्क या फिर प्योरिटी ऑफ मिल्क मेज़र करता है। अब कहाँ है डेंसिटी ऑफ प्योरिटी ऑफ मिल्क, लाइसीमीटर, इवापो ट्रांसपिरेशन और लीचिंग, ये कौन कर रहा है, लाइसीमीटर। मैनोमीटर, ये रूट प्रेशर, रूट प्रेशर थ्योरी किसने दी थी, स्टेफन हाल्स ने। स्टेफन हाल्स ने जो थ्योरी दी थी उसके कारण उनको फादर ऑफ फिजियोलॉजी कहा जाता था, है ना। तो रूट प्रेशर, मैनोमीटर। देखो ऐसे पॉइंट्स अगर याद करते रहेंगे ना तो अपने को याद आते रहेगा कि हाँ, अगर मैं 1964 भी पढ़ रही हूँ तो मैं बहुत सारा याद कर लूँगी कि हाँ 64 में क्या हुआ था, सॉर्गम का फर्स्ट हाइब्रिड बना था। 64 में JNKVV यूनिवर्सिटी फर्स्ट टाइम JNKVV यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन हुआ था उसी दिन। फिर 64 में एक और क्या हुआ था कि अपना IAAP बना था, IAAP, वो जो इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम है। तो ऐसे करके अपन चीज़ें लिंक करके पढ़ते रहें या फिर याद करते रहें तो अपने को ज़्यादा याद होती है, ठीक है। ये हो गया। और अब अपन प्लेनीमीटर, हाँ ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है। यदि कोई इरेगुलर फिगर है
उसका एरिया अपने को पता करना है तो अपन पता करते हैं प्लेनीमीटर से। मतलब वो हो गया ना, इरेगुलर है, प्लेन सरफेस का पता चल करते तो प्लेनीमीटर से करते तो ठीक है। नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, इरेगुलर सरफेस का पता चल रहा है अपने को प्लेनीमीटर से। अब अपन देख रहे हैं डायरेक्ट सोलर रेडिएशन। वहाँ पे अपन क्या कर रहे थे, काय में वो इधर ही था, ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन अपन पता कर रहे थे कैम्बल स्ट्रोक में। और यहाँ पे अपन डायरेक्ट सोलर रेडिएशन जो है वो पैरेलियोमीटर से पता कर रहे हैं। ठीक है, यही अपन ने अभी शायद पढ़ा था, है ना, जब अपन वो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन पढ़ रहे थे इसके 1-2 वीडियो पहले में। तब अपन ने यहाँ पे पैरेलियोमीटर और पायरेनोमीटर दोनों में डिफरेंस पढ़ा था। अब डिफरेंस क्या पढ़ा था अपन ने कि पायरेनोमीटर कहाँ यूज़ करेंगे, ये NN वाला है ना, टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए अपन पायरेनोमीटर यूज़ करेंगे, इनकमिंग पायरेनो। ठीक है, NN हो गया कॉमन। तो पायरहेलियो जो रहेगा उसमें अपन यही रहेंगे कि ठीक है, डायरेक्ट सोलर रेडिएशन जो आ रही है वो अपनी पैरेलियोमीटर हो जाएगा। अब पिक्नोमीटर से स्पेसिफिक ग्रेविटी अपन मेज़र कर रहे हैं। प्लेजोमीटर अपनी डेप्थ ऑफ वाटर टेबल, ठीक है, डेप्थ ऑफ वाटर टेबल किससे मेज़र कर रहे हैं, प्लेजोमीटर। और पोटोमीटर जो है वो ट्रांसपिरेशन के लिए, ट्रांसपिरेशन कितना हो रहा है उसके लिए अपन पोटोमीटर। और उस पेज पे लिखा हुआ है कि क्या, USWB पेन इवापोरीमीटर के नाम से अपने को पता चल रहा है कि हाँ ये जो है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, इवापोरेशन के लिए, है ना। हो गया, चलो तो इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके आगे का कवर करेंगे।